Hello CUET aspirants, we are here with a very interesting session of reading comprehension. आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि मैम और प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि हमें नए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस चाहिए. एग्जैक्टली ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस चाहिए जो CUET में पूछे जाते हैं, जो कि एक अलग ही पैटर्न पे बन रहे हैं. ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आमतौर से 350 वर्ड्स के रहते हैं या इससे भी छोटे रहते हैं और इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब ये जो 4 से 5 क्वेश्चंस हैं इनकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. मेन आइडिया, इन्फरेंस, टोन, टाइटल एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत डिस्कशन भी हो चुका है. बट फिर भी क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि प्रैक्टिस के लिए हमें और पैसेजेस चाहिए, नए पैसेजेस फ्रेश चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं एक और फ्रेश पैसेज के साथ. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि जब मैं रीड कराऊंगी तभी आप रीडिंग करिएगा, अपने आप से मत पढ़िएगा क्योंकि उसमें आपको बोर्डम भी लगेगी और वो सही तरीका भी नहीं है. क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा, कौन सा पॉइंट जो है वो ऑथर का हिट करेगा क्वेश्चन पेपर सेटर के साथ. इसलिए मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा ले जाती हूँ और 10-15 पैसेजेस करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. तो आइए शुरू करते हैं एक नया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. I hope everyone is ready. Okay, please have your eyes locked to the marker. Okay, as soon as I place a marker under each word, आप भी वैसे ही पढ़िएगा because आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा कब ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते धीमे से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपको पैसेज बेहतर समझ में आने लगेगा. इसलिए वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, प्लीज कंसिडर दिस एज एन ऑफलाइन क्लास ओनली. समझिए कि हम यहाँ बैठ के ही आपके सामने आपको पढ़ा रहे हैं बिकॉज कोई अंतर नहीं है. अगर आप हमें टोटल डेडिकेशन देंगे तो वी विल ऑल्सो गिव यू रिजल्ट्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैं आपको पैसेज के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग यहाँ लिख रही हूँ. आई वुड अगेन रिक्वेस्ट आप एक पेपर पेन या एक प्रॉपर रजिस्टर लेके बैठिए क्योंकि हर पैसेज में कम से कम 10 से 15 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते होते हैं और मैं उसका सिनोनिम भी बताती हूँ, जिनकी ज़रूरत है एंटोनिम भी बताती हूँ. इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठें तो अच्छा है. What influences our youth to set aside their enterprising, freewheeling spirit to follow the well-trodden? Well-trodden का मतलब होता है common. Trod का मतलब होता है चलना. Well-trodden मतलब बहुत चला हुआ path of arranged marriages. Enterprising मतलब risk taking. Freewheeling. Freewheeling मतलब without any bounds. Part of the answer lies in the deep socialization process which is woven. Woven का मतलब होता है सिला हुआ है. Interwoven या intertwined. Intertwined, INTERTWINED. Fabric. Fabric मतलब cloth. Of the close knit extended. Close knit मतलब एक साथ जुड़ी हुई. And its rootedness in the large network of society. Marriages in India don't just bring two individuals together but are focused on bringing families closer as well. This is a passage made by me. You will not find this content anywhere else. ये मैंने खुद बनाया, क्वेश्चन भी ऑप्शन भी, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा. An arrangement that everybody endorses. Endorses मतलब supports. आपने endorsement का नाम advertises में भी सुना होगा, एक ही मतलब है support. The young too seem to believe in the cultural definition of marriage as a family affair rather than an individual undertaking. Undertaking मतलब work. मतलब कि यहाँ पर यंग लोगों की भी यही सोच है कि हाँ भाई शादी एक फैमिली अफेयर है, ना कि केवल एक इंडिविजुअल काम. Harmony and shared values arising from a common background are seen as more important than individual attraction. So this is talking about why arranged marriages are popular in India and why the youth of India set aside their risk-taking ability to go on the very common path of arranged marriages. Sociologists explain the phenomena. Given the deep stratification, stratification का मतलब होता है layers, LAYERS. Given the deep layers of Indian society along the divisions of caste, creed, hierarchy. Hierarchy मतलब rank order. Social class and education, the young feel relieved that their parents would arrange their marriage and make the best selection within the available pool of eligible men and women within their caste, community and economic status. The common grounds provided by an arranged match, familiar customs, foods, relatives, incomes, etc. also help in negotiating
the dark thicket मतलब bush of matchmaking. The upside is also that this aids in the adjustment process. Upside meaning advantage. The advantage is also that it aids in the process of the new of the adjustment of the new partner and family, a stand-in for what is seen as the variable element of love, a replacement for the variable element of love, because if you marry in the same community, there's hardly anything to adjust, which is very easy for the families as well. Such malleable molding. Malleable समझते हैं? Malleable is the ability of a metal to be beaten into sheets. Which is the most malleable metal? Gold. ठीक है, उसको पीट के बहुत पतला कर सकते हैं. Such malleable molding. Molding मतलब shaping. Please keep writing these words in your register. Shaping of the young certainly does not happen in a vacuous space. What do you mean by vacuous? Vacant. तो ये जो मोल्डिंग है, शेपिंग रीशेपिंग है इंडिविजुअल्स की, ये कोई खाली जगह में नहीं होती है. यहाँ पर एक एंटायर सोशियो कल्चरल मिल्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कोई भरोसा नहीं है, सीयूईटी में ये शब्द ऐसे ही आ सकता है. प्लीज राइट, मिल्यू मीन्स एनवायरनमेंट. सब्सक्राइबिंग टू इट. द सीड्स आर सोड. बचपन में ही ये बीज बो दिए जाते हैं और चिल्ड्रन आर टॉट टू ओबे एन इनविजिबल फैमिली रूल बुक. ये तो आपको पता ही होगा. With parents actively discouraging the seemingly undesirable traits of independence and assertion. Aggressive statement. बचपन से ही इंडियन बच्चों को डोसाइल होने की ट्रेनिंग दी जाती है. डोसाइल समझते हैं? ओबीडियंट, वेरी शाय, नॉट असर्टिंग योर सेल्फ, नॉट क्लेमिंग योर फीलिंग्स ओपनली. तो ये ट्रेनिंग बचपन से ही हो जाती है. व्हेन इट कम्स टू डॉटर्स, द डिसिप्लिनिंग फेटर्स. फेटर्स का मतलब होता है जंजीरें, चेन्स. बाइंडिंग चेन्स बिकम इवन टाइटर सिंस अ टार्निश्ड रेपुटेशन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टार्निश मतलब स्पॉइल्ड, बदनाम. टार्निश आप एक और सेंस में देखेंगे, जैसे गोल्ड ज्वेलरी बिकम्स tarnished, artificial jewelry becomes tarnished, so it also means discoloration. Tarnished reputation would scupper. Another important word, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि रजिस्टर रख लीजिए. hinder, HINDER, tarnish, scupper her chances in the marriage market. Where are you going? Why are you going? With whom are you going? Are questions that are asked to adolescent girls routinely. Anxious parents try to protect their daughters from the imaginary roadside Romeos to the real threats of rising crime graph against women. यहाँ पर ऑथर ने पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं बताया माँ बाप को. उसने ये बोला है कि ये गलती जो है अकेले माँ बाप की नहीं है, बहुत ही अनसेफ एनवायरनमेंट है इंडियन वुमेन के लिए, इसलिए माँ बाप ये क्वेश्चंस अपने बच्चों से, स्पेशली डॉटर्स से बहुत पूछते हैं. देखिए वो शब्द आ गया है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन में हिंट किया था, एंड दैट वर्ड इज एनाक्रोनिस्टिक. डू यू रिमेंबर दिस? अब हमें ऑलरेडी पता है कि इस पे सवाल आया है, ठीक है. सो वाइल सम माइट कंसिडर दिस एज एनाक्रोनिस्टिक. एनाक्रोनिस्टिक मतलब होता है अबनॉर्मैलिटी इन टाइम. एनाक्रॉन, आप यहाँ पे क्रॉन देख रहे हैं, क्रॉन इज द रूट वर्ड फॉर टाइम. एना मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम. एंड echoing a musty means a very orthodox, traditional, रूढ़िवादी mindset. It continues to be the unfortunate reality of a young woman's world. The Prime Minister of the country, Narendra Modi, poised, that is standing on the ramparts, podium. Ramparts means podium, PODIUM, जहाँ से भाषण दिया जाता है, podium of the Red Fort, delivering his first Independence Day address to the nation in 2014, asked. Parents ask a number of questions when a daughter goes out, but do they ever have the courage to ask their son about his friends or where he is going or why? After all, a rapist is also someone's son. He highlighted the suffocating parental control over girls that typifies the discrimination in the upbringing between daughters and sons. Now this is a typical passage which you could get as it is in CUET, because it is very relevant and it is factual as well.
तो आपके CUET में उसने साफ साफ गाइडलाइन भी मेंशन्ड है पेपर के सिलेबस में कि किस किस तरह के पैसेज आपको आ सकते हैं. Now let us move on to the question bit of it. I hope you have noted the word meanings. What is the primary purpose of the passage? Let's check. To convince youngsters not to go for an arranged marriage, to elaborate the reasons of arranged marriage in India, to show the rising crime graph against women in India. अब आप जानते हैं पैसेज पढ़ने के बाद कि क्राइम की बात उसने की जरूर है, बट इट इज अ सब पॉइंट, इट इज नॉट द मेन आइडिया. एंड टू शो द असर्टिवनेस ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ये भी गलत ऑप्शन है, बिकॉज पूरे पैसेज में मैरिज और अरेंज मैरिज एंड वाई इंडियन चिल्ड्रन प्रिफर अरेंज मैरिज की बात हुई है. सो टू एलैबोरेट द रीजंस फॉर एन अरेंज मैरिज इन इंडिया, ऊपर वाला गलत हो जाएगा. टू कन्विंस यंगस्टर्स नॉट टू गो फॉर एन अरेंज मैरिज, नहीं, आपको ऐसा लग सकता है मगर ये उसकी इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं थी. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन गिवन इन द पैसेज फॉर प्रिफरिंग अरेंज मैरिजेस इन इंडिया? कौन सा रीजन पैसेज में मेंशन नहीं है? सोसाइटी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, ये तो मेंशन्ड है. इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ द यंगस्टर्स, ये मेंशन नहीं है, बल्कि उसमें लिखा हुआ था कि इंडियन बच्चे तो बड़े ओबीडियंट होते हैं. लेस एडजस्टमेंट इश्यूज इन द अरेंज मैरिज, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला भी था कि क्योंकि सेम कास्ट है तो ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज नहीं होंगे, और उसने लिखा भी था. कॉमनैलिटीज और कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम, ये भी मेंशन है. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट ऑप्शन 2, irresponsible attitude of youngsters. Next question. Now with which of the following is the author least likely to agree? नीचे लिखी गई बात में से ऑथर सबसे कम सहमत कौन सी बात से होगा? There is an increased pressure on Indian daughters to preserve morality, बिल्कुल सही बात है, इससे वो अग्री करेगा. Indian parents discriminate on the basis of gender while raising their children, ये भी सही है. Boys will not rape if parents keep a tab on the whereabouts of their sons, and Mr. Modi was right in questioning the parents, बिल्कुल सही बात है, इससे वो अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज विल नॉट रेप. अगर माँ बाप अपने बच्चों के वेयरअबाउट्स यानी वो कहाँ जा रही है सब पूछ लेंगे तो बॉयज रेप नहीं करेंगे. इतना एक्सट्रीम उसने नहीं कहा है, उसने सिर्फ इतना कहा था कि क्या जितने सवाल आप लड़कियों से करते हैं क्या उतने सवाल आप लड़कों से भी करते हैं. तो ये बात सही नहीं है और इससे ऑथर अग्री नहीं करेगा. क्वेश्चन 4, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री, यानी नीचे लिखी गई बातों में से सबसे ज्यादा सहमत किस बात से होगा? तो यंग माइंड्स इन इंडिया आर कंडीशन्ड बाय सोशियो कल्चरल लिमिटेशंस, पेरेंट्स इन इंडिया आर पैरानॉइड विदाउट रीजन फॉर द डॉटर सेफ्टी, ये गलत है, क्योंकि उसने बोला था कि इंडियन वुमेन की कंडीशन कोई बहुत ही सेफ वाली नहीं है, इसलिए माँ बाप सही करते हैं अपने बच्चों से सवाल पूछ के. अरेंज मैरिज इज नॉट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉर एन इंडियन यंगस्टर, ये भी गलत है. अरेंज मैरिज इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. लीस्ट रेजिस्टेंस समझते हैं जहां पर उससे सबसे कम विरोध हो, तो बिल्कुल सही बात है ये, और सही आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा इस केस में. मैंने आपको ऑलरेडी इसका मतलब बता दिया था एनाक्रोनिस्टिक का, यहाँ पर पैसेज के दौरान ही मतलब बता दिया था. क्या मतलब होता है एनाक्रोनिस्टिक का? अबनॉर्मैलिटी इन टाइम और समथिंग विच इज नॉट इन कीपिंग विद द टाइम. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग है आउटमोडेड, सुपर एनुएटेड का मतलब होता है रिटायर्ड, और आउटवर्न, तीनों ही सिनोनिम है. बचा क्या? कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी इज द करेक्ट एंटोनिम फॉर एनाक्रोनिस्टिक. कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है ऑफ द प्रेजेंट टाइम. तो आपने देखा कि कितनी आसानी से पांचों क्वेश्चन हमारे सही हो गए, और मुझे पता है कि आप जो घर बैठे इसको लगा रहे हैं उनके भी क्वेश्चन सारे सही हुए होंगे. अगर आपने बस पैसेज एक बार ध्यान से पढ़ा है तो CUET के कॉम्प्रिहेंशंस आर नॉट टफ एट ऑल. ओके, एंटोनिम्स की है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे. 5 क्वेश्चंस में हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेंगे कि एंटोनिम टिक करना है, यानी कि जो ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड है उसका वो टिक करना है. जैसे मान लीजिए ये आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह से CUET में भी आते हैं, और 4 ही ऑप्शंस उसमें भी रहते हैं. ये पूरी आपकी जो शीट है 5 क्वेश्चंस की, इसको हम अभी बहुत ही कम टाइम में लगा देंगे. और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पिक अप अ पेन और पेपर, और आपने अगर रजिस्टर बना लिया है तो वेरी गुड,
Please note down all these words in your register. You never know, these are all new questions. You never know आपके एग्जाम में क्या आ जाए. तो शुरू करते हैं without any delay. Antonyms. Expand का मतलब होता है to increase in size. Convert का मतलब होता है to change. Condense का मतलब होता है to decrease in size. तो obviously your answer is condense. Confuse का मतलब होता है to get flustered, FLUSTERED. And conclude का मतलब to give a final decision or final summary. ठीक है, very easy, very simple. Next question, commission. Commission का मतलब होता है to start or to order something. So I have commissioned a painting for the fest. तो to order something. So started, अगर हमें एंटोनिम टिक करना है, ये तो सिनोनिम हो गया. क्लोज्ड, फिनिश्ड और टर्मिनेटेड. देखिए अब ये कितने क्लोज ऑप्शंस हैं. क्लोज्ड नहीं होगा आंसर, आपको एंटोनिम टिक करना है. तो स्टार्ट का एंटोनिम क्या होता है? टर्मिनेटेड, रोक देना. फिनिश करना भी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिनिश में है. टास्क इज फिनिश मतलब कंप्लीटेड. टास्क इज कंप्लीटेड. टर्मिनेटेड का मतलब होता है बीच में ही रोक देना. तो एक हो गया कमीशन. कमीशन का मतलब ऑर्डर देना, और टर्मिनेट कर देना मतलब बीच में ही रोक देना. तो टर्मिनेट क्योंकि उस सेंस में यूज होता है, और फिनिश का मतलब होता है पूरा काम करके खत्म किया, इसलिए टर्मिनेट इज अ बेटर एंटोनिम फॉर द वर्ड कमीशन. और क्लोज, क्लोज का यहाँ पे क्या होता है? ओपन. लेकिन ये ओपन नहीं है, ये स्टार्ट है. तो ये एक बहुत महीन बात थी जो मुझे आपको बतानी थी. इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा गलती बच्चा कर देता है कि सही आंसर पता होते हुए भी आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सेम है. इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम की. मुझे पता है इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन ईजी टॉपिक्स ऑल्सो, सो दैट इज वाई. So what is the meaning of artificial? Something which is not natural. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? Something which is natural. बाकी सब बहुत ही आसान है. Question number 4, exodus. Exodus मतलब efflux और immigration. Emigration. Emigration का मतलब क्या हो गया? Exit or leaving the country in large groups. So if large, जैसे कश्मीरी पंडित्स had an exodus from Kashmir, they left the particular geographical terrain in large numbers. So exodus, obviously it means opposite of that, that means influx. होम कमिंग भी हो सकता है. देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं. होम कमिंग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सोडस लिखा है, इमिग्रेशन नहीं लिखा है, इसलिए होम कमिंग एक छोटा ऑपोजिट होगा. उससे बड़ा ऑपोजिट वर्ड क्या है? इनफ्लक्स. एक्सोडस मतलब बाहर जाना, कहीं से भी हो सकता है. आप अपनी होम कंट्री से बाहर बहुत पहले निकल चुके हो, वहाँ से अमेरिका सेटल हुए, फिर अब अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सोडस. जरूरी नहीं है होम कमिंग हो. और रिटर्न, वापस आना, ठीक है, ये भी नहीं है. एक्सोडस मतलब बाहर जाना. रिटर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि रिटर्न भी हो सकता है. रिटर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जरूरी नहीं है आप उसी जगह पे वापस आएं. रिटर्न का मतलब है आप उसी जगह पे वापस आएं. एक्सोडस तब भी होगा जब आप सिर्फ बाहर जाएं. वापस अगर आप उसी जगह पे आए तो भी इनफ्लक्स है, और ना उस जगह पे वापस आए तो भी इनफ्लक्स है, इसलिए इनफ्लक्स इज बेटर. रेस्टोरेशन मतलब कि कंप्लीशन. तो ये तो आपके कहीं से भी ऑप्शंस में है ही नहीं, तो सही आंसर इनफ्लक्स ही रहेगा. द लास्ट वर्ड इन द एंटोनिम लिस्ट इज relinquish. relinquish का मतलब होता है टू गिव अप, और renounce और abdicate, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स टू पोजेस, टू ऑक्यूपाई, टू रिगार्ड एज योर ओन. और डिनाई का मतलब क्या होता है? मना कर देना. टू नॉट टेक समथिंग और टू रिफ्यूज समथिंग, दैट इज डिनायल. अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ये जल्दी जल्दी जो हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी लिस्ट रेडी होगी आपके पास. आप पुराने वीडियोस ज़रूर देख लें. एक आपका रेडी वोकैब रजिस्टर तो यहीं बन सकता है सिर्फ वीडियोस देख के. आइए पहले शीट देख लेते हैं. तो इसमें यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं स्टार्टिंग विद कॉर्पुलेंट, और फिर हमारे पास पूरे 5 वर्ड्स हैं जिसमें हम आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सिनोनिम्स कराते हैं, ताकि आपके केवल वही वर्ड्स नहीं और भी ज़्यादा तैयारी हो सके. अब कॉर्पुलेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पुलेंट का मतलब होता है फैट.
और पजी, PUDGY, ठीक है। और क्या मतलब होता है? ओबीस। सो ऑब्वियसली कॉर्पुलेंट का हमें सिनोनिम टिक करना था, तो वो है ओबीस। बाकी लीन, गॉन्ट, इमैसिएटेड, ऑल दीज मीन्स थिन, ठीक है। सो इन तीनों का मतलब होता है थिन। इमैसिएटेड ऑल्सो मीन्स थिन, गॉन्ट टू हैव अ गॉन्ट अपीयरेंस, लीन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, पतला होना। तो क्योंकि ये तीनों एंटोनिम्स हैं तो हमारा सिंपल सा आंसर है ओबीस। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफ। अब देखिए ब्रीफ का मीनिंग टिक करना है। वैसे तो ये बड़ा आसान होना चाहिए। ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, क्लियरली शॉर्ट। लेकिन लुक एट दी ऑप्शंस, थोड़े कंफ्यूजिंग है। स्मॉल और लिटिल में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये आंसर क्यों नहीं है। बड़ा सिंपल रीजन है। देखिए ब्रीफ का मतलब होता है लेंथ से, स्पैन ऑफ टाइम से। ही मेट मी फॉर अ ब्रीफ इंटरवल, यानी शॉर्ट इंटरवल। स्मॉल नहीं होता, स्मॉल होता है क्वांटिटी के लिए, लिटिल भी होता है क्वांटिटी के लिए। तो गिव मी अ शॉर्ट पीस ऑफ केक, नो, गिव मी अ स्मॉल पीस ऑफ केक। गिव मी अ लिटिल पीस ऑफ केक, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो स्मॉल और लिटिल क्योंकि क्वांटिटी के लिए यूज होता है, क्योंकि हमें ब्रीफ बोला था। ब्रीफ इज अ मार्कर ऑफ लेंथ और टाइम, इसलिए हम इसको शॉर्ट टिक करेंगे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। आपको लगेगा और आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलती भी कर सकते हैं कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, पर इसीलिए मैं आपको चुन चुन के वैसे क्वेश्चन करा रही हूँ जो इतने सिंपल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है चुराना या मिस अप्रोप्रिएशन करना। सो क्लियर कट एम्बेजलमेंट मीन्स मिस अप्रोप्रिएशन, और मे बी यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड रिगार्डिंग मनी, दैट इज ऑल्सो एम्बेजलमेंट। रेम्यूनरेट का मतलब होता है कॉम्पेंसेट। What is vent? Vent means opening. Opening. Stoic means somebody who is very balanced. और कैसा balance? Somebody who is very balanced in happiness and sadness. So very balanced emotions, that is stoic. End का मतलब finish, और ambience का मतलब होता है environment, surrounding, atmosphere. Surrounding atmosphere. तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस? आई लाइक दैट होटल बिकॉज इट हैज अ वेरी प्लेजेंट एम्बियंस। लास्ट क्वेश्चन फॉर सिनोनिम्स एंड यू हैव द वर्ड ऑगस्ट। नाउ ऑगस्ट महीना भी होता है तो सबको पता है, लेकिन यहाँ किस ऑगस्ट की बात हो रही है? जैसे आपने सुना होगा किसी भी गैदरिंग में बोलते हैं कि आई वेलकम द ऑगस्ट गैदरिंग व्हिच इज सीटेड हियर। तो ऑगस्ट का मतलब होता है डिग्निफाइड, somebody who is dignified, that is august. और petty का मतलब होता है small, trivial, TRIVIAL. and lastly inconspicuous. Inconspicuous बड़ा शब्द है, inconspicuous, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कॉमन और ridiculous. ridiculous मतलब nonsensical, something which is unbelievable, unbelievably stupid, that is ridiculous, ठीक है। So here we have the entire sheet for fill in the blanks. If you can see, यहाँ पर 2 blanks हैं हर sentence में, यानी कि आप per sentence 2 words का आपको blank fill करना है. There are 5 questions here, so we'll be going through them in great detail. So let's not waste time and just start with this particular section of fill in the blanks. Now fill in the blanks आपको पता ही है, it is related entirely to vocabulary. जो आपको शब्द का सही meaning आता है तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है. So each of the following questions, प्लीज हाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि CUET एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली. हमसे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है, फिल इन द ब्लैंक पूछा है, क्लोज पैसेज पूछा है, पूछा क्या है ये तो बहुत जरूरी है. कई बच्चे अपनी धुन में एग्जाम तो कराते हैं, फिर घर आके उनको याद आता है कि यार डायरेक्शन तो पढ़े नहीं, और उसमें कहानी खत्म हो जाती है. So each of the following questions has one or more blank spaces indicating where a word or words has been left out. Following each sentence 4 शब्द दिए गए हैं या set of words दिए गए हैं. You have to select the appropriate word in order to make the sentence more meaningful. So it is fill in the blanks. Let's start. The dash, those cellular bodies which contain the dash particles which are called the genes provide us with basic facts of genetic transmission. Even if I don't give you the option, जो लोग साइंस लिए हुए हैं क्लास 12 में, या इवन जो बेसिक 10th का भी याद है, तो भी आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे. इसका सही आंसर ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स एंड
हेरिडिटरी पार्टिकल्स, द जीन्स प्रोवाइड अस। तो यहाँ क्या आएगा? क्रोमोसोम्स। याद आ रहा है कुछ बायोलॉजी? बायोलॉजी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, CUET में भी इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पास के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो थोड़े साइंस बेस्ड हैं। आप चाहें तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं। यू हैव द ऑप्शन ऑफ लीविंग अबाउट 10 क्वेश्चंस इन योर पेपर, सो दैट इज ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, यू कैन डू दैट। बाकी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? सेल मटेरियल, इजंट इट? Protoplasm and cell material contained within the cell wall, and the entire material of the cell, including the cell wall, is the protoplasm. अब पिछले वाले में 2 ब्लैंक थे, इसमें एक ही है। द इंश्योरेंस क्लेम वॉज डैश बाय द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। पहले तो आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि यहाँ क्या होना चाहिए। सपोर्टेड ना, तभी तो वो यूज कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लैंक में आना क्या चाहिए? ये एक टिप है आपके लिए कि इंस्टेड ऑफ गोइंग हेडलॉन्ग इनटू डिसाइडिंग कि क्या ऑप्शन होगा, पहले अपनी समझ से देख लीजिए कि क्या आना चाहिए। सो द इंश्योरेंस क्लेम वाज सपोर्टेड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड का मतलब है प्रोवाइड लाइफ और मनी। ठीक है, ठीक है। अब कंजेक्चर का मतलब है थियरी, स्पेकुलेशन, SPECULATION। बैक अप का एग्जैक्ट मतलब होता है सपोर्टेड। तो आंसर आपका बैक्ड अप है। कई सारे बच्चे प्रूव्ड में भी कंफ्यूज होंगे। यहाँ प्रूव इसलिए गलत है क्योंकि द इंश्योरेंस क्लेम वाज प्रूव्ड बाय द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। नहीं, आप क्लेम की बात कर रहे हैं। आपने कहीं पर क्लेम किया हुआ है कि भाई मुझे इंश्योरेंस मिलना चाहिए, तो ये प्रूव थोड़ी ना करेंगे डॉक्यूमेंट्स। प्रूव इज जनरली यूज्ड फॉर अ पर्सन गिविंग विटनेस और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो पेपर बीइंग अ नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट प्रोवाइड प्रूफ। दे कैन एक्ट एज प्रूफ but they cannot directly prove something, right? That is why the correct answer is back up. Back up is a phrasal verb. यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। आपको ये बात शायद ना पता हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कई एग्जाम्स का। क्या होता है एक फ्रेजल वर्ब? बेसिकली इट इज वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और एक बड़ा कॉमन फ्रेजल वर्ब है, आपको इसके बारे में तो जरूर पता होगा, ब्रेकअप। ब्रेक बीइंग द वर्ब एंड अप बीइंग द प्रेपोजिशन। ऐसे ही आपका क्या था? बैक्ड अप, बैक्ड बीइंग द वर्ब एंड अप बीइंग द प्रेपोजिशन। ऐसे ही ब्रेक डाउन है ना, द कार ब्रोक डाउन मिडवे मतलब टूट गई। तो जब आप वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को क्लब कर देते हैं तो एक नया ही मीनिंग निकल के आता है, जिसको हम फ्रेजल वर्ब की तरह जानते हैं। अगेन अ 2 blank question. I should not have dash to talk in such a dash strain. Strain मतलब tone, especially when I had not studied the man to whom I was talking. क्या लग रहा है कैसा वर्ड आना चाहिए? हिंदी में भी सोच सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह का शब्द आना चाहिए कि अगर मुझे पता होता वो कौन है तो मैं उससे ऐसे बदतमीजी से या गलत तरीके से बात नहीं करती। आई शुड नॉट हैव डेयरिंग नहीं लग सकता, या तो डेयर्ड होता है ना, डेयरिंग तो टेंस की गलती हो जाएगी। टू टॉक इन सच अ कमांडिंग स्ट्रेन हो सकता था, लेकिन डेयरिंग की वजह से ये नहीं होगा। आई शुड नॉट हैव ट्राई, गलत हो गया यहीं पर। आई शुड नॉट हैव वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब होता है रिस्क। आई वुड नॉट हैव रिस्क या आई शुड नॉट हैव रिस्क टू टॉक इन सच अ परएम्प्टरी, परएम्प्टरी मतलब कैजुअल, इंसल्टिंग मैनर, especially when I had not studied. I should not have wanted, ये भी गलत हो गया। dulcet का मतलब होता है sweet sounding। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर vocabulary की आपको काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्राइसेस आर ऑफन द, बिल्कुल सही, रिजल्ट हो सकता है। हाई प्राइसेस आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्लट।
ग्लट का मतलब होता है पर्सन हु ईट्स अ लॉट, ग्लटन, तो ये तो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है। हाई प्राइसेस आर ऑफन दी अकम्पनिंग ऑफ, अकम्पनीमेंट होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया। हाई प्राइसेस आर ऑफन द कॉन्कमिटेंट, कॉन्कमिटेंट का मतलब भी रिजल्ट होता है या अकम्पनीमेंट। सो हाई प्राइसेस आर ऑफन द अकम्पनीमेंट ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब डर्थ, DEARTH, और लेस ऑफ गुड। एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर शुड बी बी। अगर हम सी भी लगा के देखें, हाई प्राइसेस आर ऑफन द कॉज ऑफ डेस्टिट्यूशन, मतलब गरीबी, पॉवर्टी, तो डेस्टिट्यूशन गुड्स का तो नहीं हो सकता, गुड्स की तो स्कैरसिटी ही होगी या डर्थ होगी, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 रहेगा। Last question for fill in the blanks. Please have a look very carefully. The recent disturbance in the country will, क्या लिखना चाहेंगे आप? Pass, है ना? Pass and peace, मतलब ये जो recent disturbances चल रहे हैं ये जल्दी खत्म हो जाएंगे. They will pass and peace will be restored. अब हम देखते हैं pass से similar क्या है. The recent disturbances in the country will go. No, disturbances are not a person. You cannot use go for that. Blow over. Again another phrasal verb. Will finalize नहीं हो सकता. Will come to pass का मतलब occur. So the recent disturbances in the country will occur and peace will be, नहीं, ये तो गलत सेंस हो गई. तो सही आंसर क्या होगा? Blow over. Blow over का मतलब है that exactly they will pass, they will leave, they will finish. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज सिखाई है, फ्रेजल वर्ब. आपको अगर और क्लासेस चाहिए फ्रेजल वर्ब की तो हमें जरूर बताइएगा. We are this session of sentence completion. There are 5 questions as you can see. This is the first question. Then we have 4 more questions like this, and we are supposed to be filling the blanks. So just to give you overview of this, you're supposed to be filling the blanks depending on the context of the sentence. And let's not dilly-dally. Let's start with the first question. Now it so happens that जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सेंस नहीं समझ में आती कि वर्ड का मीनिंग तो पता है लेकिन यूज कैसे करना है. उसके लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. लेट्स स्टार्ट. सो मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर बता रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ें. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कीप योर पेपर एंड पेन रेडी. Each of these questions contains a sentence followed by 4 choices. Select from among these choices the one which most logically completes the idea contained in the given sentence. अब ये fill in the blank नहीं है. इसमें क्या है कि सेंटेंस दिया हुआ है और आगे का पार्ट गायब कर दिया है, वो आपको खुद भरना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. पर्टिकुलरली टुडे व्हेन सो मेनी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फेस द ह्यूमन स्पीशीज, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड, द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट. अब ये लाइन हमको खुद भरनी है. ठीक है, ब्रॉड एंड पावरफुल शोल्डर्स इज नेसेसरीज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसकी बात हुई है? प्रॉब्लम्स की बात हुई है, उसका शोल्डर से कोई लेना देना नहीं है. ब्रॉड प्लान ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल, नहीं, उसने बोला है कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो क्या चीज? द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट. ठीक है, मॉरल वैल्यूज इज रिक्वायर्ड, द डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड मॉरल वैल्यूज. ब्रॉड मॉरल वैल्यूज वुड मीन बिकमिंग कैरेक्टरलेस, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. फिर ब्रॉड एंड पावरफुल थिंकिंग इज डेस्परेटली नीडेड. अब आप खुद बताइए बी और डी में से आपको ज्यादा सूटेबल क्या लग रहा है? जब प्रॉब्लम्स आपके सामने है तो क्या करना पड़ेगा? थिंकिंग करनी पड़ेगी कि प्लान ऑफ एक्शन इज नॉट पॉसिबल कर देंगे. ऑब्वियसली डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर. तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है? आपको मीनिंग बहुत कायदे से देखनी है सेंटेंस की, और बार बार जो एकदम से एलिमिनेट हो रहा है उसको तो साइड कर दीजिए. जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनको सेंटेंस के साथ पढ़ के फिर डिसाइड करिए कि क्या होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉक मार्केट डैश. अब हमें इसको भरना है. द स्टेट दे आर इन राइट नाउ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दिस फैक्ट. अब यहाँ पे कैसा लगेगा? द स्टॉक मार्केट्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले आर, क्योंकि मार्केट्स आर अ प्लूरल, तो कोई भी ऑप्शन इज से शुरू हो रहा हो वो तो तुरंत कट जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? वरना ऑप्शन 1 आपके लिए आंसर हो सकता था. मगर क्योंकि मार्केट्स प्लूरल हैं तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के हिसाब से अ प्लूरल will always take are, are, not is. A singular will take is as the subject verb agreement. So stock markets are the best indicators of public sentiment. Why public sentiment? Because यहाँ पे लिख रहे हैं कि the state they are in right now speak volumes about this fact.
अभी आप मैच करके देखिए कि अगर स्टॉक मार्केट्स पब्लिक सेंटिमेंट के अच्छे इंडिकेटर हैं तो सेकंड लाइन बहुत अच्छे से मैच हो रही है। लेकिन आगे भी देखते हैं, स्टॉक मार्केट्स आर यूज्ड टू ट्रेड इन एक्सपेंसिव शेयर्स, द स्टेट दे आर इन, जो दशा है, जो स्थिति है स्टॉक मार्केट्स की, तो वो एक्सपेंसिव से रिलेटेड नहीं है। द स्टॉक मार्केट्स आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग स्टॉक ऑफ ऑल द मार्केट्स, दिस इज नॉट डन। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे आप कंपनी शेयर्स पे पैसा लगाएं। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 आर द बेस्ट इंडिकेटर्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब ये देखिए, एज एन इडियम पूछ लिया है, तो लुक बिफोर यू लीप, आपको पता है ना लुक बिफोर यू लीप का क्या मतलब होता है कि जो भी काम करो देख सोच के समझ के करो। अब उसका मीनिंग ही पूछा है, लेकिन 4 ऑप्शन देखें। रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड, forewarned is forearmed, यानी हैविंग नॉलेज बिफोर हैंड इज सेम एज हैविंग सम आर्म्स एंड एम्यूनिशन, कुछ हथियार होना, बिल्कुल वैसा ही है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक इमरजेंसी को दिखाता है कि समय रहते काम कर लिया तो इमरजेंसी के टाइम पर मुसीबत नहीं आएगी। नो रिस्क नो गेन, जस्ट सिंपल, जो उसने लिखा है वही उसका मतलब है कि रिस्क लेना पड़ेगा तभी गेन मिलेगा। फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, एक बेवकूफ़ आदमी बिना सोचे समझे वहाँ चला जाता है जहाँ पर बहुत ही समझदार लोग डरेंगे पैर रखने से। सो ऑब्वियसली योर आंसर इज 1. Sentence completion, question 4. This is the ancient kingdom of Sumeria, Sumeria being the name of a place, and you are its venerated. Venerated का मतलब है respected ruler. The fate of Sumeria economy and of your royal subjects is written in their horoscopes. No. Is as unknown as the name of your kingdom. अभी उसने बोला you are respected ruler, अब एकदम से बेइज्जती तो नहीं कर देगा। Is entirely in your hands, बिल्कुल सही बात है। ये सेंटेंस कोई राजा से बोल रहा है, उसका ये अच्छा खासा बढ़िया कंप्लीशन है। Is allocated according to their needs. Fate is allocated, destiny थोड़ी ना आप बांट देंगे according to needs। तो ऑब्वियसली द आंसर इज सी। कुछ नहीं करना होता है सेंटेंस कंप्लीशन में, बस ये सेंटेंस अच्छे से समझ लीजिए तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन 5, सेंटेंस कंप्लीशन। फर्दरमोर, टू बी रैडिकल, रैडिकल मतलब प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मीन्स टू बी ऑल्सो रैडिकल मीन्स वेरी बिगेटेड, पार्शल, पार्टिजन, यहाँ पर इसी सेंस में यूज हुआ है। रैडिकल मतलब जिसका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, जिसको बहुत अच्छे से पता हो कि कट्टरवादी, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड, कट्टरवादी। So furthermore, to be kattar means to be ready and willing to break with the predominant cultural, political and social beliefs and values in order to investigate the essential realities. तो यहाँ पर जो बिगड़, मैंने आपको पहला सेंस बताया था लॉजिकल का, अब आप खुद समझिए कि ये जो दोनों शब्द हैं ये रैडिकल दोनों सेंस में यूज होता है। अब सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दूसरा मीनिंग ज़्यादा अच्छे से बैठ रहा है, लॉजिकल, रैडिकल, प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल, वरना ये रैडिकल के दोनों मतलब होते हैं। इसीलिए सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज पैसेज में आपको शब्द के हर मतलब पता होना चाहिए। अब पढ़ते पढ़ते यहाँ लग रहा है कि रैडिकल का मतलब इन्होंने सेकंड वाला लिया है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल। बिगट और पार्टिजन ज़्यादा कॉमन यूसेज है रैडिकल की, लेकिन इन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया है। तो रैडिकल होना, प्रैक्टिकल होने का ये मतलब है कि आप प्रीडोमिनेंट यानी उस समय चल रहे कल्चर, पॉलिटिक्स और सोशल बिलीफ्स के अगेंस्ट जा सकें। किस चीज़ को करने के लिए? अब देखिए, इन्वेस्टिगेट पढ़ने में तो सही लग रहा है। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द एसेंशियल रियलिटीज दे कंसील या हाइड, इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज ऑफ मैलेज। मैलेज इज बेसिकली वीकनेस, यूजुअली फिजिकल, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फिजिकल वीकनेस की बात नहीं की है उसने। In order to shape a new economic order, no, that is also not going to happen. Reconstruct the system in terms of new realities. Now we can think that either it should be A or it could be D. In order to investigate the essential realities they contain. अब यहाँ पे realities का, किसकी realities? Culture, politics और social की। Reconstruct the system in terms of new realities. Which one is better? तो उसमें अगर मैं आपको ये दिखाती हूँ क्लियरली कि फर्दरमोर टू बी रैडिकल मीन्स रेडी एंड विलिंग टू ब्रेक विद द प्रीडोमिनेंट, यानी जो उस समय चल रहे कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल बिलीव्स हैं उनसे आपने नाता तोड़ दिया है और
अब आप क्या करेंगे, जब पुराने से नाता तोड़ दिया है तो नई रियलिटीज के लिए जगह बनती है, इसलिए फाइनली ए एलिमिनेट होके आंसर रहेगा आपका डी। तो ये मेरी पहली क्लास थी आपके साथ सेंटेंस कंप्लीशन की। इफ़ यू वांट मोर क्लासेस ऑफ दिस सॉर्ट देन डू टेल मी। और एक बात मैं बता दूं, सेंटेंस कंप्लीशन का हो सकता है क्वेश्चन आपके सीयूईटी में ना मिले आपको, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि कॉम्प्रिहेंशन में भी हम इससे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आगे वो क्या लाइन लिखेगा, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस इससे विकसित होता है। इसलिए ये हो सकता है आपके लिए नया हो, तो अगर आपको और सेशंस इसके चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल सेक्शन, 5 क्वेश्चंस रहेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। अ डाइम अ डजन। मैंने आपको पहले भी एक टिप दी थी, बोला था कि अगर आपको इडियम का मीनिंग नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट इट। ज़बरदस्ती गेस वर्क मत करिएगा। जब तक आप 75 to 80% श्योर ना हो कि इसका यही मतलब है, तब तक इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिएगा। अ डाइम अ डजन। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता तो आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बट इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन। अ डाइम अ डजन, बहुत आसानी से वो चीज़ अवेलेबल है, सरप्लस है, इसलिए डाइम अ डजन। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ईटिंग मैंगोज इन इंडिया बिकॉज दे आर अवेलेबल डाइम अ डजन। To let someone off the hook. What is the meaning of this? Let someone off the hook. The meaning of this is option C, to not hold someone responsible for something. To not hold someone responsible for something, that is the meaning of to let someone off the hook. मतलब आपने किसी को माफ़ कर दिया, बेइज्जत बरी कर दिया, आप उसे इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अंडर द वेदर। वेरी सिंपल, इट मीन्स टू बी सिक। अब see, again and again I'm telling you, if you don't know the meaning, it's going to be tough. Question 4, wrap your head around something. Option 1, people who are alike are often friends, understand something complicated, to be mistaken, to be looking for solutions in the wrong place and take on a project that you cannot finish. क्या लग रहा है मीनिंग? बहुत ही सिंपल है। To wrap your head around something, it is basically to understand something complicated. So the topic of calculus in maths is something that I cannot wrap my head around. Okay, so that is the meaning of this particular idiom. And the last question, question 5, to get bent out of shape. आपको लग रहा होगा A, लेकिन इसका सही आंसर है to get upset, to get bent out of shape। तो idioms के लिए एक ही सलाह है, आपको ये चॉइस दी जाती है इंग्लिश सेक्शन में कि आप 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए 50 में से। idioms इज़ वन सच टॉपिक जो आपको ये चॉइस एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर नहीं आता है मत अटेम्प्ट करें, गेस वर्क उस समय लगता है कि काम कर जाता है, लेकिन +5 की जगह -5 ही दे के जाता है। 5 पैराजम्बल लाई हूँ जो कि काफ़ी बड़े हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी इस पूरे सेशन के दौरान, सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। So let's have a look at the first parajumble here. People can get infected by handling reptiles and then touching their mouths or an open cut. Okay. At first, now look at this word. आपको लगता है ना सेंटेंस इससे स्टार्ट हो सकता है, और मैंने आपसे हमेशा बोला है कि पैराजम्बल करते वक्त ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। लेट्स सी, क्योंकि एट फर्स्ट लिखा हुआ है तो हमें उम्मीद है कि हमारा पैराजम्बल इन्हीं तीनों में से शुरू होगा, इसलिए हम राइट अवे सी को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं बिफोर रिजेक्टिंग। ऐसे इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। सी, अ स्टडी एस्टिमेट्स दैट इन 1995 देयर वर एज मेनी एज 6,700 रेप्टाइल कॉज सैल्मोनेला इन्फेक्शंस। अब सैल्मोनेला इन्फेक्शन ए और सी में इन्फेक्शन की बात हुई है ना। लेट्स चेक। तो सैल्मोनेला और सैल्मोनेला, ठीक है, मतलब ये कहीं आसपास आना चाहिए। इसका मतलब हमारा ओपनिंग सेंटेंस तो बी हो ही सकता है। अब पहले हम ए और बी को चेक कर लेते हैं। BCAD, एट फर्स्ट दे। अब ये जो दे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में कि हमारा दे किससे रेफर कर रहा है। सो अगर हम सी ऑप्शन, क्योंकि दोनों में ही सी ऑप्शन है तो सबसे पहले सी लगाएंगे। अ स्टडी एस्टिमेट्स दैट इन 1995 देयर वर एज मेनी एज 6,700 रेप्टाइल कॉज सैल्मोनेला इन्फेक्शंस। बिल्कुल भी नहीं। एट फर्स्ट दे लुक द परफेक्ट पेट्स, उसके बाद
बट आना चाहिए, लेकिन देख जो दिखता है वो होता नहीं है। इसका मतलब बी और डी हमारा क्या है, मैंडेटरी पेयर है, और क्योंकि सी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी और सी हो नहीं सकता है, इसलिए हम कहाँ चलेंगे, ऑप्शन डी पे। देखते हैं उसका क्या ऑप्शन है। यस, यू हैव द मैंडेटरी पेयर हियर, बी डी सी ए, बी डी सी ए, यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको मिक्स एंड मैच करना था। अब हमने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ एक मैंडेटरी पेयर की वजह से पता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, और यही होता है स्पीड में, और एक्यूरेसी भी आपकी बनी रहेगी यदि आप ऑप्शन से पीछे जाएंगे पैराजंबल में। फिर भी एक बार आपके प्रैक्टिस के लिए चेक करा देती हूँ मैं, एक बार पूरा इसको एज इट इज सीक्वेंस पढ़ लीजिए। बी डी सी ए, एट फर्स्ट दे लुक द परफेक्ट pets, exotic, quiet and tidy, but lizards and other pets can harbor a salmonella bacterium, salmonella introduce हो गया। फिर ये पता चल गया स्टडी में कितने लोगों को हुआ था, फिर कैसे हुआ था इसके बारे में बता दिया ए में। तो परफेक्ट पेयरिंग है बी डी सी ए। अब ये एक सेकेंड टाइप का पैराजंबल हम आपके लिए लेके आए। इसमें क्या है कि ये जो लाइन है ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये लाइन फिक्स्ड है, और एक और लास्ट लाइन है डी ऑप्शन के बाद, वो भी फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, फर्स्ट लाइन मैंने आपको फिक्स बताई थी, ये लाइन भी फिक्स्ड है, और यहाँ हम देखते हैं कि इट फॉस्टर्स, यानी फिफ्थ लाइन से हमको पीछे जाना है और फर्स्ट लाइन से हमको आगे आना है। तो दो ऑप्शन आपके बहुत इजीली सेट हो जाएंगे। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इट फॉस्टर्स द लार्जेस्ट कमर्शियल फिशरी इन द वर्ल्ड एंड इज द होम ऑफ वन ऑफ द माइटीएस्ट गेम फिश ऑन रिकॉर्ड, द ब्लैक मार्लिन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक नज़र ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। दो ऑप्शन है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, एक है जो डी से स्टार्ट हो रहा है, और एक है जो सी से स्टार्ट हो रहा है। यहीं पर अगर हमें समझ में आ जाए कि कौन सा ऑप्शन है जिससे हम ये स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, या मैक्सिमम कन्फ्यूजन के लिए दो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ए, डी और सी, यानी बी से तो लाइन स्टार्ट नहीं ही हो रही है। तो हमें सिर्फ तीन चीज़ें चेक करनी है, ए से, डी से और सी से। अगर हमारा आंसर सी से ही आ जाएगा तो क्लियरली हमारा आंसर डी ही है, क्योंकि सी से कोई और ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो हमारा आंसर कुछ और भी हो सकता है इन तीनों में से, वो भी हम चेक कर लेते हैं अभी। सो अब हम फर्स्ट लाइन से आगे बढ़ेंगे। लास्ट लाइन हमने पढ़ ली है, इससे हम पीछे जाएंगे। जब हम ये लाइन पढ़ेंगे तब हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ए, डी या सी किससे स्टार्ट करना है। These enormous rivers, quite inconstant, sometimes shifting, often branching and eddying, eddying मतलब भंवर बनाती हुई, that defy explanation and prediction, often cause disastrous result. These enormous rivers, ये लाइन फिक्स है। अब हमें देखना है कि हम ये सेंटेंस किससे स्टार्ट कर सकते हैं। ए से स्टार्ट हो सकता है, वन एग्जाम्पल इज एल नीनो, ये जो एनॉर्मस रिवर्स है उनका एक एग्जाम्पल एल नीनो है। डी से देखते हैं। अब देखिए डी से स्टार्ट नहीं होता, यूजुअली द हम्बोल्ट हग्स द शोर, ये बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है, इसलिए ऑप्शन डी तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एक बार हम सी भी देखना चाहेंगे। दिस कोस्ट, नो, इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने रिवर की बात की है और वो फिक्स्ड है ऊपर, इसलिए हमको भी आगे जाके रिवर की ही बात करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट टिक एनी अदर ऑप्शन other than the one which has the name of a river. Is this point absolutely clear to you? Because ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके CUET के लिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये हमने डिसाइड कर लिया है कि C तो नहीं हो सकता। अब हमारे दो ऑप्शन थे, वो A से थे, तो अब हम जाके देखेंगे ऑप्शंस क्या थे। एक तो था ऑप्शन A B C D, और एक था ऑप्शन C A C D B। तो चेक करते हैं A B C D या A C D B। One example is the El Nino that plagues the west coast of America. It is rich in life. अच्छा, this coast is normally caressed by the cold rich Humboldt current. Usually the Humboldt hugs the shore. अब यहाँ पे आप देखिए कौन सी मैचिंग ज़्यादा अच्छी है, A B C D कि A C B D। वन एग्जाम्पल इज द एल नीनो, यहाँ पे कोस्ट की बात हुई है। दिस कोस्ट, ये देखिए ये ज़्यादा अच्छी मैचिंग है, A C ज़्यादा अच्छी मैचिंग है क्योंकि उसी कोस्ट की बात हुई है। फिर इट इज़ रिच इन लाइफ, किसकी, कौन सा, करंट इज रिच इन लाइफ, कोस्ट नहीं, करंट इज रिच इन लाइफ, और हग्स द शोर एंड एक्सटेंड, ठीक है। तो A C B D हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब मुझे पता है कि आपको ऑब्वियसली पैराजंबल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी A C
DB, ठीक है। आई एम श्योर यू विल बी नीडिंग मोर प्रैक्टिस फॉर दिस। ACDB का जो है मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। हम ACBD इसको पढ़ रहे थे, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ACDB, AC usually the Humboldt hugs the shore and extends to this and it is rich in life. Again same चीज़ है, क्योंकि अगर दूसरा ऑप्शन भी होता है ACDB या ACBD, दोनों ही सही होते, तो क्योंकि हमारे पास ACDB है तो हमने उसे टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, बट वी विल फर्स्ट लुक एट द ऑप्शंस बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि टाइम बचाने के लिए पैरा जम्बल क्वेश्चन में या जम्बल्ड सेंटेंसेस में हम पहले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन जो है वो D से शुरू नहीं हो रहा है, तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि हमारी स्टार्टिंग लाइन क्या होगी। B से 2 शुरू हो रहे हैं, एक C से और एक A से, यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। If you are used to having your stimulation come in from outside, your mind never develops its own habits of thinking and reflecting. यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये एक रूल है जम्बल्ड सेंटेंसेस का कि जहाँ पर पूरा नाम लिखा हो, कार्ल मार्क्स पूरा नाम है कार्ल मार्क्स का, तो पूरा नाम हमेशा सीक्वेंस में पहले आता है। जब आप पूरा नाम इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद ही मार्क्स आ सकते हैं। इसका मतलब एक बात तो तय है कि C के बाद ही B आना है, राइट। सो हैव अ लुक एट द ऑप्शंस नाउ। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें C के बाद B है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना आसान हो गया, C के बाद B हमको चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें C के बाद B है, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। It is a 1 second question. You have not even read the para jumble. Still you can find out the answer because you know that कार्ल मार्क्स के बाद ही आप उसे मार्क्स बुला सकते हैं। So this is the correct answer. अब हमारा कोई काम भी नहीं बचा, हमें सिर्फ इसे चेक करना है। So we'll notice C, B, D, A और बस इसे चेक कर लेंगे, फिर हमारा काम खत्म। If Karl Marx was alive today, he would say that television is the opiate of the people. Opiate मतलब नशा, drug of the people. अब ऑप्शन 2, Marx thought that religion was the opiate because देखिए, are you looking at the connect? There is a very well connect between C and B. Next option D and A. Television and similar entertainments are even more of an opiate because of their addictive tendencies. Now he has explained why is it an opiate. And option A finally, if you are used to having a stimulation come in from outside, your mind never develops its own habits of thinking and reflecting. This is where your entire parajumble ends, and this was a very good example where we have solved a parajumble in within 2-3 seconds and we know for sure that हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको बहुत ही अलग अलग तरह के पैराजम्बल करा रही हूँ। इस केस में एक लाइन फिक्स्ड है, द अपर लाइन ओवर हियर इज फिक्स्ड, यू कैन इवन सेंड एन ईमेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये लाइन फिक्स्ड है और उसके बाद जो छठी लाइन है ये भी फिक्स्ड है कि इंटरनेट हैज़ एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। तो ये उस तरीके का पैराजम्बल है जिसमें ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। हमें सिर्फ ये देखना है, वी जस्ट हैव टू सी कि PQRS की सीक्वेंसिंग कैसे होगी। सो यू कैन इवन सेंड एन ईमेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, PSSQ, यानी 2 ऑप्शन है S से, एक ऑप्शन है P से, एक है Q से। चलिए देखते हैं। You can even send an email with the help of internet. Internet allows you to enjoy gaming, music, chatting, movies with your friends. दूसरा था S. At the same time, it also helps you to share your views about global affairs by just pressing a few keys. देखिए, you can send email, ऊपर वाली लाइन थी you can send email and also at the same time it also helps you share. तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी आपकी स्टार्टिंग लाइन मोस्टली S होनी चाहिए। अब S के बाद P लगाएंगे कि Q लगाएंगे? By just pressing of a few keys, internet allows you this, या the cost of sending email is much less compared to the cost of making calls. Okay. और P क्या कह रहा है? इंटरनेट अलाउज यू टू एंजॉय दिस। तो पहले P आएगा क्योंकि कॉस्ट की बात बाद में आएगी, और फिर आएगा आपका मैनी बिजनेसेस सोली रन थ्रू इलेक्ट्रिक कॉमर्स और ई कॉमर्स, एंड देन फाइनली Q, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज मच लेस एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन जो है हमारा 6 वाला,
इंटरनेट हैज एंडलेस पॉसिबिलिटीज, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एंडलेस पॉसिबिलिटीज राइट एट द एंड, ये भी हमें चेक करना ज़रूरी है। और इसके चलते हमें एक बार इसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, पर चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से देखते हैं। क्यू से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कॉस्ट की बात बहुत ही एंड में हुई है, तो एक ऑप्शन तो फाइनली हमने एलिमिनेट कर लिया है। कभी कभी थोड़े टिपिकल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा फंडा वही सेम रहेगा। क्यू तो एलिमिनेट हो गया। अब हम एक काम करते हैं, ऑप्शंस जो है वो देख के चलते हैं। एस पी एस क्यू लगाएंगे या पी क्यू लगाएंगे, सिर्फ इतनी चॉइस करनी है, एस पी एस क्यू या पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं एस पी एस क्यू या पी क्यू, कौन सा ज़्यादा सेंस बना रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यू कैन इवन सेंड एन ईमेल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट अलाउज यू। अब देखिए यहाँ ईमेल की बात हुई, यहाँ पे सडनली गेमिंग पर चला गया। एक बार एस भी एक्सप्लोर करते हैं। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प्स यू, तो मुझे एस ज़्यादा ठीक लग रहा है। हेल्प्स यू टू शेयर योर आइडियाज विद अ फ्यू कीज, तो आई विल नॉट गो विथ पी क्यू। अभी मैं पूरा ऑप्शन चेक करती हूँ एस से। एस के बाद क्या आना चाहिए, द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल इज मच लेस एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कॉल्स थ्रू द इंटरनेट। या फिर पी, इंटरनेट अलाउज यू टू एंजॉय गेमिंग, म्यूजिक, चैटिंग और मूवीज विथ योर फ्रेंड्स। आई विल हैव टू लुक एट द इंटायर ऑप्शन फॉर दैट नाउ, बिकॉज मैंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि मेरे लिए स्टार्टिंग लाइन एस से ही रहेगी, क्योंकि पी थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक है। और एस क्यू पी आर, एस पी आर क्यू, एस क्यू पी आर या एस पी आर क्यू, एस क्यू पी आर या एस पी आर क्यू में से अब मुझे चॉइस करनी है। So at the same time it helps you to share your ideas and views about global affairs by just pressing one key. I wanted to get the internet allows you to enjoy gaming, music, chatting. Then R, many businesses are solely run through, और फिर Q। देखिए अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, Q वाला बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन है। Q ऑप्शन इज वेरी स्पेसिफिक इन इट्स सेंस। तो एक फंडा होता है पैरा जंबल का, तो या तो आपका जो फ्लो है पैरा जंबल का, इट कैन गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, या तो ये फ्लो हो सकता है, या इट कैन गो फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक। क्या मतलब हुआ इसका कि पहले आप इंडिया की बात करिए फिर वर्ल्ड की बात करिए, लास्ट लाइन में वो हो सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा कॉमन है इन्वर्स फ्लो ऑफ पैरा जंबल, कि पहले आप पूरी दुनिया की बात कर लीजिए और लास्ट के फ्यू पॉइंट्स में इंडिया की बात कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें ये जो डिसीजन है हमारा, ये अब यहाँ आके रुक गया है कि कौन सी लाइन ज़्यादा स्पेसिफिक है। जो लाइन ज़्यादा स्पेसिफिक है पैरा जंबल के ओरिएंटेशन के हिसाब से, वो बाद में आएगी, क्योंकि इस पैरा जंबल का जो फॉर्मेशन है वो पहले जनरलाइज बात कर रहा है और फिर बहुत स्पेसिफिक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक है, मैनी बिजनेसेस आर सोनली रन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के बाद, यानी सीक्वेंस शुड बी आर देन क्यू। जैसे ही आपने ये फंडा पकड़ा, आपका ये पैरा जंबल सॉल्व हो गया बड़ी आसानी से। सो आर क्यू, आर बाद में आ रहा है, ये रिजेक्ट, आर आ तो बाद में आ रहा है, रिजेक्ट। एक ही ऑप्शन है जिसमें आर क्यू आ रहा है, इसमें तो बहुत दूर है, ये तो पहले ही रिजेक्ट था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसको बार बार देख लीजिएगा, ये पैरा जंबल सॉल्व करना उतना आसान था नहीं, क्योंकि इसमें फंडा लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगेन द सेम टाइप ऑफ पैरा जंबल वेयर वी हैव फिक्स्ड दिस लाइन। पहली लाइन है द न्यू गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, और लास्ट लाइन भी फिक्स्ड है, दस द स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स प्लान्स टू रिवाइव द वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। द न्यू गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड किससे शुरू कर सकते हैं, दे से। क्यों, गवर्नमेंट है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए दे हो सकता है। ये क्या प्लान कर रहे हैं, टू सम प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर देने की सोच रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर कौन है, एन एडमिनिस्ट्रेटर रन्स द शो। उसके बाद द सेक्रेटरी हैज नाउ अनाउंस्ड अ चेंज ऑफ इंटेंशंस। फिर एस द अर्लियर बोर्ड वाज डिसबैंडेड, दस द स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्लान। बिल्कुल सही सीक्वेंस है आपका बी, आर पी क्यू एस। अब आप बाकी सारे सीक्वेंसेस देखिएगा, चेक करिएगा।
अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर संपर्क करिएगा। बहरहाल जैसे ही आप पैरा जंबल की प्रैक्टिस करने लगेंगे हमारे साथ, और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंडेटरी पेयर्स क्या होते हैं। डिटेल क्लास अगर आपको पैरा जंबल की चाहिए तो मैं प्रीवियस वीडियो में मॉक टेस्ट में काफ़ी डिटेल बता चुकी हूँ, लेकिन इंडिविजुअली पैरा जंबल्स को डील करना एक इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज ये थोड़े बड़े ही सिंपल क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं। ईच पेयर ऑफ कैपिटलाइज्ड वर्ड्स इज फॉलोड बाय 4 पेयर्स ऑफ वर्ड्स। आपको सेम रिलेशनशिप, सिमिलर, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसकी वजह से हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, सिमिलर। तो मून इज अ सैटेलाइट एज अर्थ इज अ, ऑफ कोर्स इट्स अ प्लैनेट। देखिए अगर इतना आसान आएगा तो 200 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, है ना, इससे तो ले आएंगे ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फॉरकास्ट इज मेड अबाउट द फ्यूचर, रिग्रेट इज डन अबाउट द पास्ट। जो आपने किया ही नहीं है उस पर क्या रिग्रेट करेंगे, तो इट इज ऑलवेज डन अबाउट द पास्ट। अटोनमेंट का मतलब होता है क्षमा याचना करना, एक्सप्रेस रिमोर्स फॉर योर सिंस। अटोनमेंट, पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। सो फियर इज टू थ्रेट, एज एंगर इज अ रिस्पॉन्स टू वॉट। फियर इज अ रिस्पॉन्स टू धमकी, एंगर इज अ रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन और इंसाइटमेंट। कोई आपको प्रोवोक करता है, उत्तेजित करता है, अग्रेसिव बनाता है, ऐसा गलत काम करता है तो फिर आप एंग्री होते हैं। कंपल्शन का मतलब होता है फोर्स। क्लॉक टेल्स अस द टाइम, थर्मोमीटर टेल्स यू द temperature. Now some of you might get confused with heat, but thermometer is not a direct measure of heat, it actually tells you the temperature. तो ऐसे clock is a measure of time, thermometer is a measure of temperature. Very easy. paw किसका होता है, cat का, तो hoof किसका होगा, horse का। बहुत ही simple. So this was a very simple session on analogy. आज मैं आपके लिए जो ग्रामर के क्वेश्चंस लाई हूँ, there are 5 questions based on subject, verb, agreement, articles and preposition or maybe tenses. So let's start. So Rachel dash her free time listening to music. Rachel is one person, so a singular word has to be used here. So Rachel is one person, so a singular word has to be used here. क्या होना चाहिए, Rachel spends her free time listening to music, because it's a singular subject, so it will take a singular verb. Singular subject, singular verb, plural subject takes a plural verb. Rachel and her brother spend their time, free time listening to music, because it's a singular, so it will take a single verb. Now Blaine and Kurt, क्या होगा, plays नहीं हो सकता क्योंकि अब plural हो गया, तो it will be play the piano, will soon the piano, won't the piano, play the piano. Again this is a question of subject verb agreement. She is a singular, तो she like to have a dessert नहीं हो सकता, she likes to have a dessert after every. Now some questions of preposition. The dog jumped dash the fence. The dog jumped through the fence, हो नहीं सकता। देखिए फेंस ऐसा ऐसा होता है, इसके आर पार थोड़ी ना छलांग मार लेगा। ओवर द फेंस हो सकता है कि डॉग जो है फेंस के ऊपर से कूद गया। द डॉग जम्प्ड अमंग द फेंस नहीं हो सकता, द डॉग जम्प्ड बिसाइड्स द फेंस। देखिए एक फर्क होता है बिसाइड में और बिसाइड्स में, फर्क समझ लीजिए। शीला केम टू द क्लास एंड सैट बिसाइड मी, मतलब मेरे बगल में बैठ गई, ठीक है। आई हैव नो फ्रेंड बिसाइड्स रमन, बिसाइड मतलब रमन, बिसाइड्स मतलब रमन के अलावा, तो अगर एस लगा हो तो बिसाइड्स हो जाता है, इसका मतलब है इसके अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है अगर एस ना लगाओ मतलब बगल में। तो द डॉग जम्प्ड बिसाइड द फेंस मतलब फेंस छोड़ के कूद गया, ये गलत सेंस है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी ओवर, द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। और लास्टली क्या है हमारा, नीना लिव्स डैश द स्ट्रीट। सिंस इज अ मेजर ऑफ टाइम, तो नहीं हो सकता, सिंस 2 वीक्स है ना, ऐसे। नीना लिव्स अलोंग द स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट जा रही है, उसके पूरे स्ट्रीट की लेंथ और विड्थ में नीना है, नहीं। नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट इज एब्सोल्युटली राइट, ये सड़क है, इसको पार करेंगे तो यहाँ नीना रह रही है, ठीक है।
Nina lives for the street is impossible, so Nina lives across the street. I hope these tiny sessions are really going to help you. And सो लेट्स हैव अ लुक एट वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आप बिल्कुल भी देख के घबराएं ना इसको, क्योंकि ये बहुत ही डरावना लगता है. जब आप पहली बार देखते हैं आपको लगता है कि कितना सारा छपा हुआ है. तो मैं इसको जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि बेसिकली इसको जब हम पढ़ेंगे तो आप मेरे साथ ही पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा. जहाँ जहाँ मैं मार्कर रख के आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ हम आपको स्पीड रीडिंग की भी कुछ टेक्निक्स शेयर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस वीडियो में. ये पहला क्वेश्चन है आपका प्राइमरी पर्पज से रिलेटेड. डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ यहाँ से, और उसको आप जरूर देखिए क्योंकि प्राइमरी पर्पस कम से कम 2 से 3 नंबर का आता ही है आपके एग्जाम में. सेकंड क्वेश्चन इज इनकरेक्ट इन्फरेंस. क्या होती है इन्फरेंस, किस वेटेज पे आती है आपकी सीयूईटी में? ऑलरेडी दैट हैज बीन शेयर्ड विथ यू, सो टुडे वी विल डू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इट. तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था. ये पैसेज में इसकी बात की गई है, बस आपको ऑप्शन टिक करना है. तीसरा क्वेश्चन ये हो गया. चौथा क्वेश्चन भी आने ही वाला है. टोन ऑफ द पैसेज, डिटेल में चर्चा हो चुकी है इस पे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी बारीकियां हैं उन सब पे मैं बात कर चुकी हूँ. आज मैं आपको उसका एक लाइव एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी. और ये लास्ट क्वेश्चन है. नाउ दिस इज अ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, पर ये वोकैबुलरी आपके पैसेज में ही यूज हुई है, तो इसलिए जब मैं पैसेज एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन तो हमारे साथ बने रहिएगा. इस शब्द का मीनिंग मैं आपको वहां बताऊंगी, और आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं. जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसका सही आंसर खुद से दे सकते हैं. सो शुरू करते हैं. आई होप आप लोग इंटरेस्ट लूज नहीं करेंगे, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. So let's start reading. In April 2010, India brought into force. So in April 2010, India brought into force the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. अब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, ये रटना शुरू कर देगा. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. सिर्फ आप जहाँ जहाँ मैं फोकस करूँ वहीं वहीं फोकस करिएगा. एक्नॉलेजिंग का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है एक्सेप्टिंग. एक्सेप्टिंग the state's responsibility to provide free and compulsory education. compulsory मतलब necessary education, mandatory education. mandatory मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल आवश्यक हो. to all children from the age of 6 to 14 years, the act was a consequence. consequence का मतलब क्या होता है? effect, असर था, रिजल्ट था ऑफ आर्टिकल 21A being inserted or introduced into the constitution that made elementary मतलब basic education a fundamental मतलब inherent, right. As the rights based framework completed a decade is a period of 10 years. Earlier this year, elementary education in government schools, especially for children from rural areas क्या होगा? Villages. And the urban poor, urban का मतलब क्या होता है? City poor, is witnessing unprecedented. Now you can see that it is very important. Vocabulary is so important for reading comprehension, क्योंकि कई सारे बच्चे इसी में छोड़ देंगे क्वेश्चन, पढ़ नहीं पाएंगे पैसेज, और ये सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर सीन बिफोर. टाइम्स ड्यू टू चैलेंजेस पोज्ड बाय द नोवेल कोविड पैंडेमिक. फिर विद स्कूल्स क्लोज ड्यू टू फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, एजुकेशन हैज गॉन ऑनलाइन बट कैन. नाउ लुक एट दिस इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको. रेटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये यहाँ मैं लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा. रेटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पर ऑथर इज आस्किंग क्वेश्चंस. when the author is asking questions then we have to pay a lot of attention, because आप ये समझ रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऑथर अगर सवाल पूछ रहा है तो जवाब भी ऑथर ही देगा, क्योंकि वहां पर कोई अवेलेबल है ही नहीं. और जब ऑथर जवाब देता है तो ये मेन आइडिया से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, इसलिए आप चुटकियों में मेन आइडिया निकाल सकते हैं. और an alternative for children studying in government schools, and can the education that they are guaranteed under the RT Act be provided to those who lack access to technology and the internet. Now have a look at this. ये ही हमारा मेन आइडिया होगा.
तो अगर मान लीजिए हमने कुछ भी नहीं अभी पढ़ा है पैसेज में, सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़े हैं, तब भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो मेन आइडिया है वो इसी से रिलेटेड रहेगा। With schools closed due to physical distancing norms, education has gone online. But can internet-based learning be an alternative? And can RTE actually provide education to those who do not have any access to technology? क्या ये हो सकता है? फिर कहता है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डेटा मोर देन 143 मिलियन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन एंड मोर देन दीज मेनी मिलियन सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय स्कूल क्लोजर्स। कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बेसिकली पता चल चुका है कि इसमें ऑथर ने क्या किया है, सिर्फ ये अब बता रहा है ऑथर कि कितनी मुश्किलों से बच्चे अब पढ़ेंगे क्योंकि कोविड आ चुका है। आगे चलते हैं। फिर कहता है इन 2018 ओनली 23.8% हाउसहोल्ड्स अक्रॉस इंडिया हैड इंटरनेट फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की इंडिकेटर्स। कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के स्टेट्स में केवल 9% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस था, लेकिन 25% इंडियन मेल्स आर एबल टू यूज द इंटरनेट, जबकि ओनली 14.9 फीमेल्स कैन। तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर डिस्पैरिटीज का मतलब मेल और फीमेल जो रेशियो है, देयर एबिलिटी टू यूज द इंटरनेट इज डिटर्मिन्ड बाय द जेंडर। मेल्स हैव मोर एक्सेस बट फीमेल्स डोंट। Now the number of people with mobile devices that could access the internet is also insignificant. ये भी insignificant है as per the Broadcast India survey. India's 1.3 billion people possess only 300 million smartphones and such a dismal ability, such a deplorable, DEPLORABLE, such a bad, basically worse ability to access the internet is bound to severely impact मतलब affect the learning curve of children in government schools if an internet only approach is adopted. Moreover, states cannot take it for granted that parents will provide their children with technology necessary to access the learning sources, because parents, they are on minimum wages and for them to send children, लोग बच्चों को स्कूल भेज पाना ही बहुत बड़ा डिसीजन है, प्लस उसके बाद ये एक और आपने उनके ऊपर बोझा डाल दिया, एडिशनल बर्डन डाल दिया, तो ये एक बहुत ही गलत बात होगी। यहाँ आपने देखना शुरू कर दिया है कि जैसे ही पैसेज आगे बढ़ा है मैं लाइनें छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ, आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन करीब कम से कम 15-20 पैसेजेस की प्रैक्टिस करने के बाद आप छोड़ छोड़ के पढ़ना सीख जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है और ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसी लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी से पूछा जाएगा भी। CUET के पैटर्न में एक चीज बहुत कॉमन रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कि जो सवाल पूछते हैं बड़े सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े ऑप्शंस ट्रिकी बना सकते। आखिरी पैसेज पे आ गए, दिस प्रोहिबिटिव एक्सपेक्टेशन। प्रोहिबिटिव का मतलब क्या हुआ, प्रोहिबिटिव इज समथिंग विच वर्क्स लाइक अ बैन। बैन समझते हैं, प्रतिबंध। This prohibitive expectation opposite है to the obligations, responsibilities under the RT Act which guarantees free and compulsory education, और इस सेक्शन 3 के द्वारा फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन implies का मतलब means that no children other than a child who has been admitted to a school that is not supported by the government shall be liable. Liable का मतलब होता है responsible. Responsible, ठीक है, to pay any kind of fees or charges or expenses that prevent them from pursuing and completing elementary education. Again, elementary education का मतलब क्या हुआ, basic education. चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये सवाल बहुत ही आराम से और खुद से ही लगा लेंगे। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्राइमरी पर्पस। तो क्या हुआ प्राइमरी पर्पस, टू शो हाउ कोरोना वायरस पैंडेमिक हैज वर्सेंड द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। हो सकता है द एजुकेशन दैट इज गारंटीड अंडर द RT Act कैनॉट बी एक्चुअली प्रोवाइडेड टू दोज हु लैक एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। अब आप देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही लग रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे डिसाइड करने का कि हमें क्या टिक करना है। 3, overcoming the coronavirus crisis cannot be at the cost of India's children in the public education system। देखिए ना तो ये बात उसने इतनी एक्सट्रीम ढंग से कही है, cannot be at the cost of India's children
इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ये ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी एक्सट्रीम कंसिडरिंग द कंटेंट ऑफ द पैसेज, दिस इज टू एक्सट्रीम, तो ये तो हम काट सकते हैं। फिर जेंडर इनइक्वालिटी ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द एक्सेस टू इंटरनेट, याद है आपको मैंने इस बात पे एम्फोसाइज भी किया था कि एक लड़का और लड़की के बीच जेंडर भी एक रोल प्ले करता है, इस बात को समझना ज़रूरी था इस पैसेज में, लेकिन ये मेन आइडिया नहीं था, पूरे पैसेज इसी पे रिवॉल्व नहीं कर रहा था, इसलिए हमारा आंसर या तो 1 है या 2 है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने दिमाग में आंसर रखिए। बहरहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वो 2 रहेगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द कॉन्टेंट ऑफ द पैसेज। अगर आप 1 की बात करें टू शो हाउ कोविड पैंडेमिक हैज वर्सेंड द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इसमें ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट नहीं दिया गया है, और टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बहुत ही अहम था ऑथर के लिए, उसका मेन पॉइंट ही वही था, ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था और इस वजह से ऑप्शन 2 जीत जाएगा। नाउ वी आर एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट इन्फरेंस। इनकरेक्ट इन्फरेंस, इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, जो लाइन जैसी पैसेज में लिखी है क्या वही मीनिंग लिखा है नीचे, अगर सेम मीनिंग नीचे लिखा है तो फिर ये करेक्ट इन्फरेंस हुई। इनकरेक्ट इन्फरेंस का मतलब है कि मीनिंग में कुछ फेरबदल हो गई है, जो ऑथर ने बात को जैसे लिखा है और जैसे नीचे लिखा है उसमें कुछ गड़बड़ है, अलग तरीके से लिख दिया है। तो एम ऑफ आर्टिकल 21 पहली ही लाइन में लिखा था तो ये इन्फरेंस सही है। इन 2018 अ लिटिल लेस देन 1/4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैड इंटरनेट फैसिलिटीज, ये 24 पॉइंट समथिंग परसेंटेज था और 1/4 होता है 25, तो लिटिल लेस देन 25 विल बी 24 23, तो इसे ये भी सही है। हाँ, ये इन्फरेंस बिल्कुल गलत है, आपको याद होगा मैंने ऊपर मार्क भी किया था, वेरी फ्यू पीपल इन कर्नाटका अर्बन एरियाज हैव इंटरनेट एक्सेस, नहीं, अर्बन एरियाज की बात नहीं थी, रूरल एरियाज की बात हुई थी। आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आंसर रहेगा 3। इसका मतलब मार्क द इनकरेक्ट इन्फरेंस का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3। ऑल राइट, let's come to question 3 now. It is a reference to context question. It is unjust to expect parents earning minimum wages to pay for the internet because, बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि क्यों ये सही नहीं है कि जो हम माँ बाप से उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनेट के भी पैसे दें। तो इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि बहुत सारे माँ बाप जो है वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पा रहे हैं, बहुत गरीबी है, और उसके ऊपर से कैसे वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन दिला के इंटरनेट लगवा के उनको पढ़ाने के लिए भेजेंगे या घर पे ही पढ़ाने की अनुमति देंगे। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो लेट अस लुक एट व्हाट आंसर्स इट हैज द कॉम्प्रिहेंशन हैज गिवन। मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि ये कॉम्प्रिहेंशन मैंने खुद बनाया है और CUET के लिए हर टीचर को खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत डर्थ ऑफ मटेरियल्स है, बहुत ही कम मटेरियल्स हैं ऐसे मार्केट में, शायद ही कोई होंगे जो कि एग्जैक्टली CUET पैटर्न के कॉम्प्रिहेंशंस बना रहे हो। सो इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, ये उसने लिखा है, RTE के विरुद्ध जाती है ये एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग RTE के विरुद्ध जाती है ये एक्सपेक्टेशन, जहां हम एक्सपेक्ट करें कि माँ बाप अपने बच्चों को फोन देंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स अर्निंग मिनिमम वेजेस, ये पॉइंट भी मेंशन्ड है। द गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव फ्री एजुकेशन टू दोज स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा आंसर इस केस में क्या है, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है। अब देखिए टोन क्या मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि टोन रिप्रेजेंट्स द इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। इमोशनल एटीट्यूड यानी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल है, क्या उसने इश्यूज़ को फैक्चुअली डिस्कस किया है यानी कि सिर्फ आपको स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं, या उसने इशू को एनालाइज भी किया है यानी फैक्ट के साथ साथ अपना भी ओपिनियन दिया है, कैसे ऑथर ने अपनी बात को रखा है बेसिकली। अब आप देखिए फैक्चुअल, ये पैसेज फैक्चुअल था, बहुत सारे आंकड़े इसमें प्रयोग किए गए हैं। कॉन्टेम्पलेटिव यानी थिंकिंग डीपली, डीप थिंकिंग अबाउट एन इशू, बहुत गहराई में जाके सोचा है उसने इसके बारे में। और एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइजिंग द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या हुआ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, तो ये भी उसने किया है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, फैक्चुअल भी है, कॉन्टेम्पलेटिव भी है और एनालिटिकल भी है। With this we come to the last question of your comprehension, which is give the synonym of the word brink. ब्रिंक जो है ये पैसेज में यूज हुआ है, इसका सिनोनिम बताइए।
ब्रिंक का मतलब होता है एज, ठीक है। तो जैसे अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है और ये यहाँ पर ग्लास आपका खत्म हुआ है, तो पानी वॉज फिल्ड टू द वर्ज, टू द ब्रिंक, टू द टॉप, टू द एज, तो ये हो गया आपका ब्रिंक, ठीक है। यहाँ पर सही वर्ड है वर्ज, लेकिन बाकी भी देखना बहुत जरूरी है। डिप्लोरेबल का मतलब होता है पथेटिक, बहुत ही खराब, पथेटिक। एसर्बिक का मतलब होता है एसिडिक, हार्श, HARSH, हार्श, बहुत ही चुभने वाला। एंटागोनिस्टिक मतलब होता है अगेंस्ट और ऑपोजिट, OPPOSITE, ऑपोजिट, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने बहुत ही आसानी से एक लंबा पैसेज सॉल्व किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, वैसे ही पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए जैसे आपके CUET में आते हैं। तो वो हम आपके लिए लगातार यहाँ पर नए नए पैसेजेस, नए नए क्वेश्चंस और अच्छे ऑप्शंस बनाकर लेकर आए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आने वाले वीडियोस में ग्रामर, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब पे वीडियोस हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर जाके देख लें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जो बताया टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और CUET मॉक टेस्ट, CUET क्रैश कोर्स, ये सब जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवेलेबल मटेरियल आपको हम बना के भेज रहे हैं CUET के लिए, जो स्पेसिफिकली CUET के लिए। ये नहीं है कि वो किसी और एग्जाम का है और वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश क्वेश्चंस बन रहे हैं, बिल्कुल पुराने CUET पैटर्न जो आपने पेपर दिए हैं, पास्ट ईयर पेपर्स, उनका भी डिस्कशन चल रहा है, नए मॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट दैट total amount of marks for your English section, that is 200 for you। तो हमारी भी ये उम्मीद है कि आप भी बहुत मेहनत करें और हमसे संपर्क ज़रूर करें। हमारा ये नंबर है, इस पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इंग्लिश के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, देन ऑल्सो दिस इज द नंबर टू कॉल। आई होप दैट यू विल टेक दैट इनिशिएटिव एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।